जूही एक बौनी लड़की थी जिसका सारे लोग मजाक बनाया करते थे। पर जो भी हो, जूही अपने सच से तो परिचित ही थी, इसीलिए अब वह लोगों की बातों का बुरा नहीं मानती थी और ना ही खुद में कोई कमी समझा करती थी। ऐसे ही एक दिन जूही अपनी सहेली विद्या के घर जा रही होती है। तभी विद्या जूही से बोलती है। जूही यार, मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन मुझे तेरी बहुत चिंता रहती है। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे 4 लड़कों ने रिजेक्ट किया है और तू तो एक बोनी है, फिर तेरी शादी कैसे होगी? क्या तुझे भी तेरी तरह ही एक बोना लड़का ही मिलेगा? देख, मैं तेरा मजाक नहीं बना रही हूँ, लेकिन तू जानती है ना कि मैं तुझे अपनी एक बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और मुझे तेरी चिंता तो रहेगी ही ना। मुझे सच में तेरी बहुत टेंशन होती है। तुझे पता है विद्या, अब मुझे ना इन सब की बातों से जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। भगवान ने जैसा भी बनाया है अच्छा ही बनाया है, मुझे कुत्ता या फिर बिल्ली तो नहीं बनाया ना। और वैसे भी इंसान का जन्म मिलना ना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो बहुत खुश हूँ जैसी भी हूँ। और रही बात शादी की, तो देख लियो, अगर शादी के लिए कोई अच्छा लड़का मेरी किस्मत में हुआ ना तो मैं भी बहुत खुश हूँ, और कोई लड़का मेरे जैसा ही हुआ तभी मैं खुश हूँ, क्योंकि जब मैं खुद में कोई कमी नहीं मानूंगी तो मैं किसी और में कमी कैसे देख सकती हूँ। इसलिए तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि तू खुद को मोटिवेट करती है, लेकिन साथ में जो तेरे साथ इंसान हो तू उसको भी मोटिवेट कर देती है। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम मेरी दोस्त हो। वैसे तुम मेरी शादी में आ रही हो ना? देखो, पहले ही बोल रही हूँ, मुझे तो कोई बहाना दियो मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी शादी में ना आए, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम मेरी शादी में नहीं आओगी तो। इसलिए तुम आओगी ना मेरी शादी में, और मुझे अपने जीजू से भी तो मिलना है ना। तू भी कैसी बातें कर रही है विद्या? इस दुनिया में तू ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू ही तो मुझे जज नहीं करती, और मैं तेरी शादी में ना हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तूने कभी मुझे बौना समझा ही नहीं, तूने बस हमेशा मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा है। पर मैं तेरी शादी में पक्का आने वाली हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। और जीजू की भी अच्छे से टांग खिंचाई करूंगी, उनको धमकाऊंगी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखें। ये हुई ना बात। मुझे तो तेरी बातों से ही अलग ही एनर्जी मिलती है और खुशी भी बहुत होती है। अच्छा सुन ना, तुझे तो पता है कि मेरी शादी हो रही है, तो कितनी सारी तैयारियां भी रहती हैं। मुझे अपनी शादी की तैयारियों के लिए जाना है, तो यहाँ से अकेले घर चले जाना, और प्लीज बुरा मत मानना कि मैं तेरे साथ घर तक नहीं आ पाई। काम है मुझे, इसलिए जा रही हूँ। तुम मुझे अपनी तरह मत समझो, मैं छोटी छोटी बातों के लिए बुरा नहीं मानती हूँ। चल अब तू जा, कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बता दियो, और किसी तैयारी में किसी चीज में कंफ्यूजन हो ना तो मुझे बता दियो, मैं तेरे लिए यहीं पर हूँ। जूही वहाँ से अपने घर चली जाती है और विद्या अपनी शादी की तैयारियों के लिए चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विद्या की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ जूही भी जाती है और शादी में काफी मजे करती है। काफी लोग जूही को नोटिस भी करते हैं, लेकिन उन लोगों में एक मयंक नाम का लड़का होता है जिसे जूही का चुलबुलापन बहुत पसंद आता है, और वो जूही से बात करने के लिए उसके पास जाता है और बोलता है। हेलो जी, वो बात ये है ना कि मैं दूल्हे का दोस्त हूँ और मैं बहुत देर से आपको नोटिस कर रहा हूँ, और आपको जब नोटिस किया तो आप मुझे अच्छी लग गई, और जब आप मुझे अच्छी लग गई तो सोचा आपसे दोस्ती कर लूँ। तो क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? अरे मैंने तो इतनी हाई हील्स पहनी भी नहीं है कि मैं आपको पसंद आ गई। अरे भाई साहब, मैं बौनी हूँ और बौनी को लोग इस नजर से देखते ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं पसंद आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं चलती हूँ। पर अगर आपको मैं पसंद आ गई हूँ तो अपनी होने वाली भाभी से पूछ लीजिए कि मैं कौन हूँ। जूही इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मयंक को जूही काफी पसंद आ जाती है, इसीलिए अब वो जूही के बारे में पता लगाता है और कुछ दिनों बाद जूही से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर पहुँच जाता है। जहाँ जूही आती है तो मयंक तुरंत उसके पास जाता है और बोलता है। मैंने आपके बारे में बहुत पता लगाया, और देखो पता लगाते लगाते यहाँ तक आ गया। अब आपको यकीन हो गया ना कि मैं आपको पसंद करता हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब आपको मैंने शादी में देखा था ना तो देखते ही आप मुझे पसंद आ गई थी, और मैंने सोच लिया था कि आपसे दोस्ती करनी तो बनती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पसंद करते हो तो कर लिया पसंद, लेकिन शादी वादी वाले लड़के लगते नहीं हो तुम मुझे, और बौनी लड़की से शादी तो तुम कर ही नहीं सकते हो। कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए इतना किया वो भी बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं करता है ना। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ,
और तुम्हारे इस मेहनत की काफी तारीफ भी करती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहनत यहाँ पर असफल हो गई है क्योंकि आगे तुम मुझे रुलाओगी, इसलिए अभी हम दोनों अलग हो जाते हैं। अरे मैं शादी के लिए सोच रहा हूँ आपके बारे में। अरे एक काम करता हूँ, मैं माँ से बात करवा देता हूँ, फिर तो आप भी मान जाओगी ना कि मैं सच कह रहा हूँ। मयंक की बात सुनकर जूही को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अब मयंक से दोस्ती कर लेती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और मयंक जूही से शादी की बात करता है, जिसके बाद दोनों अपने परिवार वालों को अपने बारे में बता देते हैं। मयंक की माँ अनीता काफी मना करती है, लेकिन मयंक फिर भी जूही से शादी कर लेता है और शादी के बाद बोनी बहू को अपने घर ले आता है। घर आने के बाद अनीता जूही में कमियां निकालते हुए बोलती है। बताओ, बोनी है लेकिन फिर भी लड़का पटाना कितनी अच्छी तरीके से आता है। मेरे बेटे को अपने चंगुल में अच्छे से फंसा लिया है इसने। वैसे तूने इस बोनी लड़की में ऐसा भी क्या देख लिया कि इससे शादी करने के लिए तू मरा जा रहा है? अरे तू इतना लंबा है, मैं तेरे लिए एक से एक अच्छी लड़की लाती, ये तो तेरे साथ में खड़े होने के बाद भी जचेगी नहीं और तुझे यही मिली अपने लिए, बोनी बहू। माँ प्लीज, अब ये मेरी पत्नी है, आप मेरी पत्नी का अपमान नहीं कर सकती हैं। मयंक अपनी पत्नी का पूरा सपोर्ट करता है और यह देखकर जूही को बहुत अच्छा लगता है। अब जूही अपने ससुराल में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनीता को जूही बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह उसकी हर चीज में कोई ना कोई कमी तो निकाल ही दिया करती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जूही अनीता के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन अनीता खाना खाने से साफ मना कर देती है। यह देखकर जूही अपनी सास से कहती है। माँ जी, ये क्या है? आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप मुझ पर अपना गुस्सा निकाल लो ना, खाने पर कैसा गुस्सा करना। खा लीजिए माँ जी, मैंने बड़े प्यार से आपकी पसंद का खाना बनाया है। नहीं, मुझे नहीं खाना है खाना। तुझे खुद नहीं दिखा कि तू कितनी छोटी है और तेरा इतना लंबा पति? तू कैसे मान गई शादी के लिए? तुझे क्या अच्छा लगेगा कि साथ में तुम दोनों जा रहे हो सड़क पर और लोग मजाक बना रहे हैं तुम्हारा कि बोनी बहू का लंबा पति? जूही को अपनी सास की कही बातों का बुरा लगता है, लेकिन वह अपनी सास की बातों का कोई पलट जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अनीता को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाती है, लेकिन उसी समय अपनी सूझबूझ और समझदारी से जूही अनीता को उठाकर कमरे में ले जाती है, जहां जूही उनकी नब्ज चेक करती है और उसे पता चलता है कि अनीता का बीपी लो हो चुका है। कुछ देर बाद अनीता को होश आता है तो वह खुद को ठीक ठाक महसूस करती है और अपनी बहू से कहती है। बहू, मुझे माफ कर दे। अब तक मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन आज जब मैं बेहोश पड़ी थी तो तू ही थी जिसने मुझे संभाला, मेरी मदद की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू अच्छी बहू नहीं है, लेकिन अपने बेटे के लिए परेशान थी, इसलिए अब तक मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा। और मुझे ये पता है कि जब मैं बेहोश थी तो तूने ही मेरी मदद की थी, क्योंकि मेरी तो आस पड़ोस वाले से बनती ही नहीं है और इस समय मयंक यहाँ पर है भी नहीं। इसी तरह अनीता अपनी बोनी बहू को अपना लेती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। शकुंतला की बहू रीता शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह बेचैनी महसूस कर रही थी, जिसे देखकर रीता का पति अशोक रीता से कहता है। रीता, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, मुझे पानी चाहिए, पानी। अब तुम ठीक हो? क्या हुआ अचानक तुम्हें? हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है, पता नहीं अचानक से मुझे बेचैनी कैसे होने लगी। अरे होता है, गर्मी भी कितनी है। अगर फिर कुछ ऐसा वैसा होगा लगेगा तो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अब रीता अपनी सास के साथ किचन में काम करवा कर घर का झाड़ू पोछा करने के बाद नहाने जाती है। इसे ही तो मैं ढूंढ रही थी। क्या बात है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मजा ही आ गया। रीता कुछ समय बाद नहाकर निकलती है तो रीता की सास शकुंतला नहाने जाती है। कुछ समय बाद शकुंतला नहाकर बाहर निकलती है। बहू तो नहाने गई थी, तो क्या साबुन था बाथरूम में? अगर मैंने कहा कि साबुन था बाथरूम में तो ये मुझसे पूछेंगे कि अब वो कहाँ गया। इससे अच्छा है मैंने साफ साफ इनकार ही कर दूं। अरे बहू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ बता तो कुछ। ना ना माँ जी, मैं भी इतनी गर्मी में बिना साबुन के ही नहा कर आई हूँ।
बताओ, कल ही साबुन रखा हुआ था, आज पूरा का पूरा साबुन गायब हो गया। ये क्या बहू, ये बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं? कहीं तूने तो साबुन नहीं खाया जो हजम नहीं हुआ? माँ जी ये क्या बोल रही हो आप? भला कोई साबुन भी खा सकता है? तो क्या सुबह सुबह पानी में सरफ मिलाकर पिया था क्या तूने? माँ जी आप तो जानती हैं पीने का और नहाने का पानी कितना खराब आ रहा है। अजीब कारण दे गई है बहू, मुंह से बुलबुले आने के। शकुंतला तो साबुन ढूंढ रही थी, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है। और अगले दिन भी शकुंतला नहाने जाती है तो उसे फिर से साबुन नहीं मिलता। बहू, ओ बहू, कहाँ है? हाँ माँ जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? सच सच बता, साबुन कहाँ है? आज भी मैं नहाने गई तो मुझे साबुन नहीं मिला। तो क्या माँ जी आप मुझ पर शक कर रही हो? अपनी भोली सी बहू पर शक कर रही हो, जिसने आज तक एक मक्खी नहीं मारी, उस पर शक कर रही हो आप? अरे अरे बहू तो रोने लगी। मैं तो बस पूछ रही हूँ। बहू सच में ना जाने कौन इतनी महंगी महंगी साबुन चोरी करके ले जा रहा है। कहीं ये गिलहरी का तो काम नहीं? माँ हो सकता है वो नाले के रास्ते में आ जाती हो और साबुन चुरा ले जाती हो। अरे तो उसे साबुन से ही दुश्मनी है क्या? लगता है वो भी साबुन ले जाती है अपने बच्चों को नहलाने के लिए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन हर रोज शकुंतला के बाथरूम से एक एक साबुन गायब होता जा रहा था, जिससे शकुंतला भी परेशान हो चुकी थी। अरे शकुंतला कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है शकुंतला, लगता है घर पर नहीं है। अरे कहाँ जा रही है? थोड़ा भी सब्र नहीं है ना विमला तुझे? मैं आ रही हूँ, रुक तो जा। अरे शकुंतला और बता कैसी है? आजकल तू कहीं आती जाती भी नहीं, मैंने सोचा मैं ही तुझसे मिलने आ जाऊँ। अरे विमला क्या बताऊँ, मेरे घर में तो साबुन चोर का आतंक मंडरा रहा है। साबुन चोर? ये कैसा चोर है? जरूर उसके शरीर से बदबू आती होगी, तभी तो तेरा साबुन चोरी करके ले जाता है। भगवान जाने कौन और कैसे मेरे बाथरूम में से साबुन चोरी कर रहा है। अरे तो क्या हुआ शकुंतला, साबुन की तो बात है, जाने दे, इतना क्या सोचती है? अरे विमला, एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है, हर रोज चोरी हो रही है मेरे बाथरूम में साबुन की। क्या बात कर रही है? कहीं किसी को साबुन खाने की आदत तो नहीं? देख शकुंतला, ये सब बात हर किसी के सामने कहने वाली नहीं होती, जरूर चोर तेरे घर का ही है। बहू, ओ बहू, जरा 2 कप चाय बना ला विमला और मेरे लिए। विमला और शकुंतला आपस में बातें कर रहे थे, तभी थोड़ी ही देर में रीता भी उन दोनों के लिए चाय बना कर ले आती है। लीजिए विमला आंटी चाय पीजिए। अरे शकुंतला, जो मैंने देखा क्या तू भी वही देख रही है? तेरी बहू के मुंह से ये बुलबुले कैसे? ये तो मैंने बहू के मुंह से बहुत बार निकलते देखा है। क्यों बहू? हाँ हाँ माँ जी देखो, अभी बोलने पर भी बुलबुले निकल रहे हैं। अब रीता के जाने के बाद ही विमला शकुंतला से कहती है, कहने को तो सास बन गई है, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं है। चोर और कोई नहीं, तेरी बहू रीता ही है, जिसे साबुन खाने का शौक है। राम रे राम, मेरी बहू को क्या मैं खाने को नहीं देती हूँ जो वो साबुन खाकर अपना पेट भर रही है? अरे तेरी बहू को सब मिलता है, लेकिन उसे ये शौक है, बल्कि इससे वो अपना पेट नहीं भरती। अब विमला और शकुंतला दोनों रीता के बंद कमरे से थोड़ी से खुली जगह से रीता के कमरे में ताका झाकी करते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि रीता प्लेट में कई सारे साबुन लिए खा रही थी। चुप कर, देख मिल गया ना चोर। अरे विमला आंटी, माँ जी, ये आप लोग क्या कह रहे हो? अरे बहू, मुझे शकुंतला अपना घर दिखा रही थी, कह रही थी दरवाजा टूटने लगा है पर बैठा नहीं गया, तो लेट कर देख रही थी, और तेरे मुंह से अभी भी बुलबुले निकल रहे हैं। हाँ विमला आंटी, ये तो आते ही रहते हैं, अब आप उठ जाइए। अरे बहू, थोड़ा सहारा करना, उठ जाती हूँ। विमला और शकुंतला अपनी आंखों से देखते हैं कि शकुंतला की बहू रीता साबुन खा रही थी, जिस वजह से उसके बोलने या डकार लेने पर भी उसके मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। लेकिन शकुंतला को ये सब देखकर धक्का लगता है। थोड़ी देर में अशोक का आना होता है। शकुंतला अपने बेटे को सब कुछ बता देती है। माँ, इस बात का शक तो मुझे भी था, लेकिन मैंने कभी ना बोला और ना रीता से पूछा। लेकिन बेटे, इसकी ये आदत को अगर हम नहीं छुड़वाएंगे तो ये आगे जाके बहुत दिक्कत करेगी। रीता, माँ बता रही थी तुम्हारे मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। हाँ मैंने बताया भी था माँ जी को, ये सब पानी की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, तो ये सब हमें क्यों नहीं हो रहा, तुम्हें ही क्यों हो रहा है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोगों को भी तो आते होंगे, पता नहीं चलता होगा। शकुंतला और अशोक को तो पता चल चुका था कि उसके घर का साबुन चोर कौन है, और वो और कोई नहीं बल्कि रीता थी।
लेकिन शकुंतला अपनी बहू के इस आदत को छुड़वाना चाहती थी। विमला, तुझे ही याद कर रही थी। 2-3 दिन से नजर नहीं आई है तू। अरे शकुंतला, तुझे नहीं पता, मेरी बहू की पुणे वाली बहन बहुत बीमार है। क्या हुआ उसे? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं शकुंतला, कुछ भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा। अरे विमला, रो मत। अब क्या ही कर सकती है, इलाज तो करवाना होगा ना। लेकिन हुआ क्या है तेरी बड़ी बहन की बहू को? ये सब रीता भी बस खड़े हुए देख और सुन रही थी। तभी रीता विमला को पानी लाकर देती है और कहती है, लेकिन विमला आंटी, हुआ क्या है ये तो बताओ, जो डॉक्टर ने ये सब करने को कहा है। किस मुंह से बताऊं क्या खाती थी जो ये सब झेलना पड़ रहा है उसे? अरे मुंह से ही बोल, लेकिन बता तो सही हुआ क्या है। ना ना शकुंतला, मुझसे नहीं बोला जा रहा। तू रोना बंद कर और बोलना विमला, क्या हुआ है, क्यों इतना रोए जा रही है? वो साबुन खाती थी शकुंतला। कहीं वही तो मेरा साबुन तो नहीं चुरा चुरा कर ले जा रही थी? पता नहीं क्यों उसे साबुन खाने का इतना शौक लगा। मुझे तो लग रहा है कुछ हो न जाए। विमला और शकुंतला की ये मिली भगत थी ताकि ये सब सुनकर रीता साबुन खाने की आदत को छोड़ दे। और होता भी कुछ ऐसा है। अगले रोज से बाथरूम से साबुन चोरी नहीं होता और ना ही रीता के मुंह से बुलबुले निकलते हैं। कुछ हुआ क्या शकुंतला तेरी बहू का, या अभी भी उसकी आदत नहीं गई? हाँ, काम बन गया। जितना तूने ओवर एक्टिंग की है ना, उसका तो कुछ तो नतीजा निकल ही गया। मुंह फाड़ रही थी बिना मतलब। राहुल घर का बड़ा बेटा होने की वजह से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। इसीलिए राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चाइना में जॉब करने चला जाता है, जहां उसे एक चाइनीज लड़की जिसका नाम लीना था उससे प्यार हो जाता है और लीना से शादी भी कर लेता है। राहुल भारत से था और अपने परिवार से दूर, जहां उसके घर में छोटा भाई, माँ और छोटे भाई की बीवी रहती थी। ऐसे ही एक दिन अमन अपनी माँ से कहता है, माँ, भाई को चाइना गए हुए बहुत समय हो चुका है, अब तो उन्होंने शादी भी कर ली वहाँ पे। माँ, बहुत याद आती है भैया की। एक काम कीजिए ना, आप भैया को बुला लीजिए, आप कहेंगे तो आ जाएंगे। अगर उसे बुला लिया तो वो उस चाइनीज को भी ले आएगा। पता नहीं कैसे उसे वो पसंद आ गई। राम राम, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे कैसे खाना खाते हैं, इसलिए नहीं बुलाती मैं अपने बेटे को। लेकिन माँ, हर चाइनीज ऐसा नहीं होता है। चाइनीज लोग अच्छे भी होते हैं, मैंने फोन में बहुत देखा है। अच्छा, तूने देखा है तो मैं भी कोई अंधी नहीं हूँ। मैंने भी फोन में भी देखा है, चाइना के लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। राम राम। लेकिन माँ, अब तो वो वैसे भी नहीं खाती होंगी। अरे भारत के लड़के से शादी की है, कुछ तो सुधार आया होगा। भगवान जाने उस चाइना में सुधार आया है या नहीं। हमरे बिटवा में कहीं उस चाइना की लौंडिया हमरे बिटवा को बिगाड़ ना दे। भैया इतनी आसानी से बदलने वाले नहीं है माँ। क्या खाना चाहिए क्या नहीं, वो सब उनको पता है। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है। माँ, अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। आप भैया को फोन करो, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। उनको बोलो अपने देश, अपने परिवार के पास वापस आने के लिए। कब तक दूर रहेंगे? अमन के बहुत मनाने के बाद सुनीता अपने बड़े बेटे राहुल को फोन करती है और उसे घर वापस आने को कहती है। उधर चाइना में राहुल खुशी से अपनी बीवी लीना से कहता है, माँ ने आज मुझे फोन किया, उन्होंने मुझे इंडिया बुलाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कितने सालों के बाद मुझे मेरी माँ ने इंडिया बुलाया है। आज मैं पूरे 2 साल के बाद अपनी माँ से बात कर रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ मैं आज। आई नो, मुझे सब पता है। हमारा मैरिज के बाद तुम्हारा मम हमारे से रिश्ता तोड़ दिया। चलो, अब सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन तुम वहाँ जाकर अपना ये चाइनीज फूड मत खाना प्लीज। हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ मैंने अपने भाई को कहा था कि तुम बाकी चाइनीज की तरह नहीं हो। तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खाती हो, तुम बस शुद्ध शाकाहारी खाना खाती हो। What do you mean? इधर उधर कैसा खाना खाते हो? ये मेरा बचपन का हॉबी है, तो प्लीज तुम अपना फैमिली के वजह से मुझे ब्लेम मत करो। मैं तुम्हारे लिए अपने पूरी फैमिली से दूर हो गया और तुम मेरे लिए खाने से दूर नहीं रह सकती कुछ समय के लिए। Yes, of course, honey, मैं करूँगे, लेकिन जितने फास्ट जाएंगे उतने फास्ट वापस आना है, ओके? वैसे तुम सब मालूम है मैं अपना फेवरेट खाना वीक में एक बार खाते हो। अगर नहीं खाया तो मैं नहीं रह पाएगा इंडिया में। राहुल और लीना दोनों बातें करते हुए इंडिया की टिकट करवा लेते हैं और दूसरे दिन राहुल और लीना भारत के लिए निकल पड़ते हैं। लीना इंडिया में देखती है जगह जगह सपेरे सांप का खेल दिखा रहे होते हैं।
कुछ ही देर बाद राहुल अपनी बीवी को लेकर अपने इंडिया वाले घर पहुंचता है, जहां घर वाले राहुल और लीना का स्वागत करते हैं। और तभी सुनीता बोलती है, क्या बात है राहुल, पहले से ज्यादा पतला हो गया है। तुझे क्या कहूँ, तेरी बीबी तो तुझसे भी ज्यादा कमजोर है। तुम दोनों को वहाँ खाना खाने को नहीं मिलता था क्या, जो सूख के हड्डी हो गए हो? अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। खाते तुम लोग बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना माँ के हाथ का खाना विदेश में कहाँ मिलता है, इसलिए ऐसा हो गया हूँ मैं। अब आपके हाथ का खाना खाऊंगा ना तो तगड़ा हो जाऊंगा। हाँ, तुम दोनों को खाना खिलाकर तगड़ा बना दूंगी। और बता, कैसा रहा सफर? तूने बताया नहीं तेरी बीबी का क्या नाम है? उसे हिंदी आती है या सिर्फ चाइना में ही बोलती है? माँ, चाइना नहीं चाइनीज होता है। और ये है लीना, आपकी बहू। मैंने इसे हिंदी सिखा दी है। बहुत अच्छी बात है, तूने इसे हिंदी सिखा दी, वरना हम कहाँ से चाइना, अरे मेरा मतलब है चाइनीज सीखते। माँ, चाइनीज नहीं होता है। खैर छोड़िए, और बताइए आज आपने मेरे लिए स्पेशल क्या बनाया है? चल खाने की टेबल में जाकर बैठ जा और देख ले। और लीना बहू, तू भी चल, मुंह हाथ धो ले, फिर खाना खाकर आराम कर लियो। सुनीता ने अपने बेटे और बहू के लिए ढेर सारा पकवान बनाया था। सभी खाना बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन लीना को खाना पसंद नहीं आता, फिर भी वो खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन अनीता रसोई में काम कर रही होती है। तभी लीना अपनी देवरानी अनीता से कहती है, अनीता, तुम इंडिया बहुत पसंद है, क्या तुम कभी हमारा चाइना आने पसंद करोगी? वो क्या है ना, जैसा मैं आया वैसे तुम आना, ओके? जी बिल्कुल आऊंगी। और बताइए, आप क्या खाना पसंद करोगे? वैसे आपको अपने देश का खाना बहुत याद आ रहा होगा ना? करेक्ट, मुझे बहुत याद आ रहा है। वहाँ का फूड बहुत टेस्टी। क्या मुझे यहाँ चाइनीज फूड मिलेगी? हाँ, यहाँ मोमोज बहुत मिलते हैं, आप शाम को खा लेना। लीना अपनी देवरानी से बात कर रही होती है कि वहाँ एक सपेरा आता है और उसकी आवाज सुनकर वो सपेरे के पास जाकर 2 सांप खरीदती है। जैसे ही लीना की देवरानी रसोई से चली जाती है, वैसे ही लीना सांप को बर्तन में रखते हुए खुद से बोलती है, ओह माय गॉड, आज मैं कितना टाइम बाद मेरा फेवरेट डिश स्नैक सूप पिएगा। किसी ने मुझे देखा तो नहीं? आज रात ही डिनर होएगा मेरा। लीना जिंदा सांप रख कर चली जाती है और शाम होते ही सभी खाना खाते हैं, लेकिन लीना बहाना बनाकर खाना नहीं खाती और आधी रात को उठकर सांप को डिनर में खाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन सुनीता लीना से कहती है, बहू, मैं बहुत दिनों से तुझे देख रही हूँ, तू खाना क्यों नहीं खाती? कोई परेशानी है क्या तुझे? तो मुझे बोल, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। अब तुम लोग यहीं रहोगे, इसलिए तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। अब मैं क्या बोलूं, कैसे? रात में डिनर के बाद जिंदा सांप खाते हूँ। क्या हुआ, बोल, कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ और मैं अपना वजन कम कर रहे हो, इसलिए रात का खाना स्किप कर रहा है। हे भगवान, और कितना वजन कम करेगी बहू? पहले से सूखड़ी हड्डी दिखती है। अगर लोग तुझे मोटी कहेंगे तो हम जैसों को क्या कहेंगे बता? माँ जी, आपका चलता है, पर मेरा, अगर मैं ज्यादा फैट हो गया, पीपल मुझे नोटिस नहीं करेगा और मुझसे ये दुख हैंडल नहीं होगा। लीना बात को ऐसे घुमा देती है जिसे सुनकर उसकी सास भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब लीना जिंदा सांप हर तीसरे दिन खरीद कर डिनर में खाया करती। ऐसे ही एक दिन जब अनीता पूरे रसोई की साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसे रसोई में सांप की खाल मिलती है और वो मन ही मन बोलती है, ये सांप की खाल कहाँ से आई? हमारे घर में अगर सांप आया तो दिखा क्यों नहीं? छोटी बहू, क्या हुआ? अभी तक तेरी रसोई की सफाई नहीं हुई? कब सफाई होगी और कब खाना बनेगा? माँ जी, खाना तो बन जाएगा, उससे पहले ये देखिए, सांप की खाल हमारी रसोई में। सांप का आना तो नामुमकिन है हमारी रसोई में, क्योंकि पूरी रसोई तो बंद है। हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है। हमारी रसोई में सांप तो क्या, कोई कीड़े मकोड़े आने की कोई जगह है ही नहीं। तो ये खाल कहाँ से आ गई? शायद कहीं से आ गया होगा सांप, अपनी खाल यहीं फेंक गया होगा। लेकिन माँ जी, मुझे कई दिनों से लीना जेठानी पे शक है। रात का खाना नहीं खाती, रसोई में सांप की खाल पड़ी है। हमें जेठानी जी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानती लीना बहू ऐसा कभी करती होगी। भले वो चाइना से है, लेकिन ऐसा वो कर ही नहीं सकती। बहुत भरोसा है मुझे उस पर।
ठीक है माँ जी, आप लीना जेठानी पर भरोसा कीजिए, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। आज रात ही पता लगा लूंगी, ये जिंदा सांप खाने वाली जेठानी ही है। अनीता अपनी जेठानी पर नजर रखने लगती है और रात को जब सभी खाना खाकर सो जाते हैं तो हमेशा की तरह लीना जिंदा सांप खा रही होती है। तभी अनीता उसका वीडियो बनाकर सुबह होते ही घर वालों को दिखाती है, जिसे देखकर सुनीता को भरोसा नहीं होता और वो जिंदा सांप खाने वाली बहू और बेटे को वापस भेज देती है। और अब राहुल अपने परिवार से फिर से एक बार जुदा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।